हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा बेसिक जाना था, तो आगे की क्लास उसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को टेंस समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमको टेंस नहीं समझ आ रहा है। तो जो है हम सबसे पहले टेंस की वीडियो क्लियर करते हैं और टेंस को एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं। अभी तक आपने टेंस कभी नहीं पढ़ा, आज पढ़िए और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस समझ लेते हैं कि टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में टेंस का ही लेक्चर है। देखिए, टेंस की जो हिंदी है वो है काल। टेंस मतलब काल या समय। ठीक है, समय का मतलब जो समय कितने प्रकार से हो सकता है। अगर हम आपसे ये कहें कि टेंस को बांट दीजिए या टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोगों का जवाब एक आएगा कि जो टेंस हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, नाम पूछेंगे कौन कौन से, या हम अगर आपसे समय पूछते हैं कि कितने प्रकार से, तो एक तो जो समय चल रहा है वो, दूसरा जो समय आने वाला है, और तीसरा जो समय चला गया है मतलब बीत गया है। ठीक है, तो टेंस भी 3 प्रकार से बांटा गया है। नाम आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चल रहा है वर्तमान काल, और दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, एंड थर्ड जो है वो आने वाला भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्लियर है, हिंदी लिख दीजिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होगा वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल जो समय बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, जैसा कि हम लोगों की क्लास चल रही है और हम लोग क्लास को देख रहे हैं, तो वो किस काल के अंतर्गत चला जाएगा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चला जाएगा। और कल हम लोगों ने नरेशन वाली क्लास ली थी, तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, पास्ट टेंस के मतलब। और आगे हम लोग कौन सी क्लास लेंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ठीक, अब ये समझते हैं कि टेंस तो 3 प्रकार के हो गए, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, ये सब कहां से आ गए। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। टेंस 3 तरीके से बढ़ गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी के कितने कितने भाग हो गए हैं, 4-4। ठीक, सभी के जो है 4-4 भाग हैं। टेंस 3 प्रकार का और सभी के कितने कितने पार्ट, 4-4, 3-4। देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में समझिए। दूसरा जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा और लास्ट है प्रेजेंट, लास्ट का मतलब प्रेजेंट वाले का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर, इधर भी सेम रहेगा, बस यहां पर जब प्रेजेंट है वहां पर पास्ट हो जाएगा, बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
बस जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ गया, वैसे यहाँ पर पास्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने टेंस आ गए। अगर हम नंबरिंग कर लें, ऐसे भी देख लीजिए कि सभी के 3 4 4 पार्ट, तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर 4 मिला के कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, ये जब हमारे पास 12 के 12 टेंस होते हैं, तो अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, ठीक, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हो कि वह घर जा रहा है, या सीमा खाना खा रही है, या वह यह कार्य कर चुका है, इस तरीके से, तो हम इनमें से कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, कि किस टेंस का वाक्य यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है। उसके बाद रूल्स जो लगता है वो तो आगे की बातें हैं। ठीक, तो किसी भी टेंस को समझने के लिए कि ये किस टेंस का वाक्य, किसी भी सेंटेंस को सब जानने के लिए, पहचानने के लिए, सबसे पहले इन सभी टेंस की क्या आवश्यक है, हम लोगों को पहचान समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पहचान पता चल जाएगा, फिर पता लगाना कि सेंटेंस कहाँ का है, अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है कि इंट्रोगेटिव का है। ठीक, वो जब पता चल जाएगा कि अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव के बाद हमको ये रूल लगाना पड़ेगा कि अफर्मेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। क्लियर है इतना? ठीक, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ओके, इतना समझ में आ गया हो तो एक बात हम सब करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम इसकी पहचान की बात करें, तो जो इस टेंस की पहचान है सॉरी, वो क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, वो होती है इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, सभी को आनी चाहिए। इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, कॉमा, ते है, आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, वह खाता है, सीता रोती है, या सीता भी खा रही है, मोहन लिखता है, ठीक है। आप देख पाएंगे कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, ती है, ता है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस कौन सा होगा, किस टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं, रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि पहचान जैसे ही पता चल जाएगी, अब तुरंत ये पता लगाना है कि ये कहाँ का वाक्य है, अफर्मेटिव का है, किस सेंटेंस का वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे 12 के 12, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा मोटा मोटा वो यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आ जाएगी। ठीक, यही रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा
उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा या फॉर्मूला जो रहेगा या जो बनाने का नियम रहेगा वो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और इतना धीरे धीरे करके हमारा जो सेंटेंस होगा वो बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कि सीता कमरे में सोती है। ठीक है, सीता कमरे में सोती है। इसका अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, देखिए हमको कुछ नहीं पता, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, सीता कमरे में सोती। अगर सब्जेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं पता तो निकालने की ट्रिक क्या है, आप अपने सेंटेंस में कौन या किससे का क्वेश्चन करिए और हमारा जो ब्रेन है वो हमको तुरंत बता देगा कि ये सब्जेक्ट है। जैसे सीता कमरे में सोती है तो हमको नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट सीता है कि सोना है, क्या है, हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपना फाइंड करने के लिए अपने सेंटेंस में कौन या किससे का क्वेश्चन करते हैं। कमरे में कौन सोता है, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है, कौन या किससे का क्वेश्चन करना है। कमरे में कौन सोता है, आप लोग बताइए। सीता सोती है, सीता को लिखिए। इसके बाद कह रहा है कि वर्ब उठाओ। वर्ब पता है, बहुत अच्छी बात, नहीं पता उससे भी अच्छी बात। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि क्या वर्ब फाइंड करने के लिए, क्रिया पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन या किससे का, तो क्रिया पता लगाने के लिए हम लोग किसका क्वेश्चन करेंगे, क्या का। किसका करेंगे, क्या का, कहीं पर लिख लीजिए। सीता कमरे में क्या करती है, ठीक है, क्वेश्चन कहेंगे सीता कमरे में क्या करती है, बताइए क्या आंसर आया, सोती है। तो सोने की क्या होगी, स्लीप। क्लियर। आगे कह रहा ऑब्जेक्ट लगाओ, सीता स्लीप, ये तो हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए कौन किससे क्या, इन सब का क्वेश्चन करिए, किसी ना किसी में रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे सीता कौन सोती है, कुछ आया नहीं। सीता क्या सोती है, नहीं। सीता क्यों सोती है, कुछ नहीं। सीता कहाँ सोती है, आ गया ना रिप्लाई। तो सीता कहाँ सोती है, कमरे में सोती है, यानी कि कमरे में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इन द क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। सीता स्लीप इन द रूम, क्या है सेंटेंस सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या एक वचन करता हो, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम ऐड करेंगे क्या, एस या यस। और अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तब तो हम ऐसे के ही ऐसा रख देंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस या यस को नहीं लगाएंगे। क्लियर है। तो सीता आपको क्या लग रहा है कि बहुवचन है, नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। और अब ये आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, सीता स्लीप्स इन द रूम। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सेंटेंस, तुम हॉकी खेलते हो, हॉकी
खेलते हो। क्लियर है? बनाइए। स्ट्रक्चर ध्यान रखिए क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता है, अच्छी बात, नहीं पता तो क्या बताया था, कौन या किससे का। हॉकी कौन खेलता है, ठीक है, हाँ तुम, ठीक है, तो तुम की इंग्लिश तो पता ही होगी, यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अच्छा, हमारे रूल ने जो बोला कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अगर हमारा जो करता है वो एक वचन करता है, तब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो यू प्ले, और बचा क्या, हॉकी, क्या खेलते हो, हॉकी। आई होप कि आप लोगों को यह सेंटेंस अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, और अफर्मेटिव के बाद जो सेंटेंस आता है वो कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव समझ गए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना रहेगा, फार्मूला, कि इसका जो बनाने की विधि है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए, वर्ब। लेकिन हमने बताया था कि कभी कभी वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, अब आप लोग ध्यान में रखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव में, वो है डू या डज। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद में डू या डज लगा देंगे, चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद में क्या लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, और हमारा जो सेंटेंस होगा वो बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लिया जाए बताइए। जैसे पहले वाला ही ले लिया जाए, सीता कमरे में नहीं सोती है, ठीक है। फार्मूले में सबसे पहले क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लोगों को पता है सीता। उसके बाद डू या डज में से एक चीज, क्या आपको पता है कि डू का यूज कहां पर होगा और डज का नहीं पता तो हम बता देते हैं, या नहीं भी बताते तो आप ये समझिए कि ऑलवेज हमको डू का ही यूज करना है, डज को भूलिए, ठीक है। लेकिन तब भी बता देते हैं कि जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सिंगुलर, और जो डू है वो प्लूरल के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट पहचानना आपको पता है, सीता कैसा सब्जेक्ट है, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या बताया गया है, डज, लगाइए। इसके बाद क्या बोला गया है कि डू डज में से एक चीज लग गई, लगा दिया, इसके बाद नॉट लगाओ, तो नॉट लिखिए, नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब उठाइए, वर्ब क्या है, सोना, सोने की पता ही है, स्लीप। अच्छा, अब यहां पर SAIS नहीं लगाएंगे,
ये सिर्फ अफर्मेटिव ही सेंटेंस में होगा स्लीप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहां सोती है? कमरे में, इन द रूम। क्लियर है इतना? तो निगेटिव सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया। अगर मान के चलिए हमारा सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन का है, प्लूरल है, तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल में बताइए। जैसे कि तुम कमरे में नहीं सोते हो, तो हम लोग तो यूं लिख लेंगे सब्जेक्ट अपना, उसके बाद सिर्फ डू लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही, नॉट स्लीप इन द रूम एज इट इज। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ जाए, बढ़ते हैं। अफर्मेटिव जान गए, निगेटिव भी समझ गए, अब क्या बचा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा बनाने का नियम सेम रहता है ना सब में। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो बनाने का नियम होता है वो बदल जाता है। सब्जेक्ट आता है, लेकिन जो कुछ चीजें होती है वो पहले आ जाती हैं, कुछ बाद में चली जाती हैं, लेकिन ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, ध्यान करिएगा। सबसे पहले इसमें से इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब अभी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या है? डू या डज। तो सबसे पहले हम इसी को उठा लेते हैं, डू या डज। उसके बाद क्या उठाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उठा लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तब आगे हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है? सेंटेंस उठा लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तो कुछ समझ ही नहीं आना है। क्या मोहन पत्र लिखता है? अच्छा, ये बात आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, कि या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हम तो लिख दे रहे हैं क्या मोहन पत्र लिखता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, या वह पत्र नहीं लिखता है, ये नेगेटिव में ही गया, या वह पत्र लिखता है, ये अफर्मेटिव का ही सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है सेंटेंस को पढ़ करके, ठीक है, अपना सेंटेंस पढ़ा और ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई बात पूछी जा रही है जिसका उत्तर हम यस अथवा नो में, हाँ अथवा ना में दे सकते हैं, जैसे क्या मोहन पत्र लिखता है, तो हम कह सकते हैं हाँ या नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात होती है कि लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता, तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और पहचान तो ताती है, अगर वो पे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव नेगेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये तो सभी में आएगा, चाहे हम कंटीन्यूअस पढ़ें, चाहे हम परफेक्ट पढ़ें, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ें, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है तब तो वो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। अच्छा, अगर नेगेटिव नहीं लगा है, कहीं पर भी आपको नहीं लगा मिल जाए, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये कहाँ का नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर दोनों भी नहीं है, ना प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, न नहीं लगा हुआ, तब तो अकेला कौन बचता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बच रहा है। ठीक है, ठीक, बनाते हैं। डू या डज में से एक चीज अभी बता गए कि डज कहां पे लगना है, डू कहां पे लगना है। डज लगेगा एकवचनकर्ता के साथ और डू कहां पे लगेगा? बहुवचनकर्ता के साथ, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर? तो डज हम लगाएंगे कि डू लगाएंगे? मोहन हमारा कैसा है? एकवचन। अच्छा, मोहन नहीं पता, सब्जेक्ट है, तो अभी बता गए थे कि पत्र कौन लिखता है? कौन लिखता है बताइए? मोहन। तो मोहन के अनुसार क्या लगाएंगे? डू लगा दें? नहीं, डज लगाएंगे, डज। इसके बाद बोला सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट लिख दो भाई, मोहन। अभी पता चला है मोहन है।
क्लियर, मोहन लिखा। इसके बाद कह रहा वर्ब उठाओ, तो वर्ब क्या है, मोहन क्या कर रहा है या क्या करता है, लिखता है। तो लिखने की क्या होती है, सभी लोगों को पता होगी, राइट। इसके बाद बोले ऑब्जेक्ट को लिखो, तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमने बताया क्या, कौन, कहां, इन सबका क्वेश्चन करो, कहीं मिल जाएगा। मोहन कहां लिखता है, कोई आ रहा, नहीं। मोहन क्यों लिखता है, कुछ नहीं। मोहन किससे लिखता, नहीं। मोहन क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक है। तो मोहन राइट अ लेटर, बन गया। अभी भी कुछ अधूरा है क्या, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस हमारा बन गया, डज मोहन राइट अ लेटर। क्लियर है, ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या कर ले, एक प्लूरल सब्जेक्ट का ले लेते, ठीक है। तुम घर क्यों नहीं जाते हो, देखिए चेंज हो गया, बट ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। देखिए क्या पहले आया था, लेकिन हमने क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है पहला, वो कहता है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो जब उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो क्या की इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे और स्ट्रक्चर के ही अनुसार चलते रहेंगे। लेकिन क्या, कौन, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में मिल जाए, जैसे क्यों देखिए वाक्य के बीच में मिल गया, या कौन, कहां, कैसे, ये सभी वाक्य के बीच में मिल जाए, तो इनको उठा करके सबसे पहले रख देंगे, ठीक। इनको उठा करके सबसे पहले रखेंगे, इनको उठाने का मतलब इनकी इंग्लिश, क्योंकि भाई या हु, इस तरीके से क्या, व्हाट, तो इनको उठा करके सबसे पहले रखेंगे और फिर अपना इसी अकॉर्डिंग से बना लेंगे, ठीक है। ये तो दूसरा नियम। लेकिन यहां पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी बीच में है और नहीं भी बीच में है, अब क्या करेंगे, ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस और समझते हैं। तो क्या लगाना, डू डज में से एक चीज, हाँ, लेकिन उससे पहले प्रश्नवाचक शब्द ले आना है। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक। इतना कर लिया। अब इसी हिसाब से डू डज में से एक चीज, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, घर, कौन नहीं जाता, तो तुम कैसा है, प्लूरल है, तो भाई, डू लगाएंगे, डज, डू, भाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई डू यू। अच्छा, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंट्रागेटिव निगेटिव, देखिए ये इंट्रागेटिव भी है और निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ऐड करते और सभी में करेंगे, ठीक है। तो वाई डू यू नॉट, ठीक है, वाई डू यू नॉट। आगे कह रहा है वर्ब लगाओ, तो वर्ब क्या है, जाना है, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। SEIS इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो सिर्फ अफर्मेटिव में। तो वाई डू यू नॉट गो, और फिर कहां, घर, गो टू हाउस या होम। इसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और हमारा जो सेंटेंस है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस प्रकार से हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। इसी हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लेते हैं, या अगर एक ही सीक्वेंस से मान के चलिए हम लोगों को फिनिश करने हैं अपने सेंटेंस, जैसे स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है। देखिए, या तो आप इंडेफिनिट वाले पहले पढ़ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या सीक्वेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट पर कंटीन्यूअस, जैसे भी आपको सही लगे। तो इंडेफिनिट वाले ही सारे खत्म कर लिए जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, तब कंटीन्यूअस वाले सारे खत्म कर लेंगे, परफेक्ट वाले कर लेंगे, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले कर लेंगे, ठीक है, जैसे भी सही लगे, पढ़ने तो सारे हैं ही, ठीक है। कुछ सेंटेंस आप लोग अपनी बुक से, ठीक है, जो भी बुक आपके स्कूल में चल रही हो या कोई भी किताब आपके घर में हो, ठीक है, तो उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओपन करिएगा और उसकी एक्सरसाइज जो है आप लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। नियम आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके ये जो रूल्स लिखाए गए हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और धीरे धीरे से सेंटेंस को ये
बनाना है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टेंस के साथ। आगे हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग बुक से पढ़ के आएंगे, नहीं भी पढ़ के आ रहे तो यहीं पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।